बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके बीच में हम उपस्थित हैं अर्थशास्त्र के एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय नाम से यह स्पष्ट है, हमारे देश की, दुनिया के किसी भी देश की जो संपदा होती है उसका मौद्रिक मूल्य से। अब सवाल यह है कि मौद्रिक मूल्य किसका, आय किससे प्राप्त होती है। तो आय के लिए हमें दो उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन किसका? वस्तु का, सेवा का। ध्यान रखना आपको, गुड्स एंड सर्विस। वस्तु, गुड्स और सेवा, सर्विस। वस्तु का उत्पादन करके आप आय प्राप्त कर सकते हैं, सेवा का उत्पादन करके आप आय प्राप्त कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय आय को समेट करके हम इस तरीके से कह सकते हैं, किसी खास वर्ष में, वित्तीय वर्ष सामान्यतः लिया जाता है और वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहता है। इस वित्तीय वर्ष में किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र में, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं को के मूल्य का, मूल्य कहने का अर्थ है मौद्रिक मूल्य से बिना दोहराए हुए जितना मूल्य होता है उसे हम कहते हैं आय। अब हमने कहा किसी खास भौगोलिक क्षेत्र, किसी खास आर्थिक क्षेत्र, अगर वह भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्र है तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा, और अगर वह भौगोलिक क्षेत्र कोई राष्ट्र नहीं है तो उसको हम क्षेत्र विशेष का कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए 4 इकाइयां होती है। 4 इकाइयां कौन कौन है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, यानी ये सब इकाई हैं जिसमें हम राष्ट्रीय आय को व्यक्त करते हैं। इसमें हम डीपी देखते हैं, डीपी, डीपी, एनबी, एनबी। डी फॉर डोमेस्टिक, जहां डी लगा है समझ जाएंगे हम डोमेस्टिक, और जहां एन लगा है समझ जाएंगे हम नेशनल। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। जी से क्या पता चलता है? जी से ग्रॉस और एन से नेट। तो ये जो 4 हमारा कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि टर्म्स हैं, इसको अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो हमारा ये इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। पहला डोमेस्टिक किसे कहेंगे, नेशनल किसे कहेंगे, ग्रॉस किसे कहेंगे, नेट किसे कहेंगे। ग्रॉस पहले समझते हैं। ग्रॉस का हिंदी अर्थ होता है सकल। सकल अर्थ होता है, यानी सकल शब्द का अर्थ होता है सबको मिलाकर, कुल, सब कुछ। इसका अभिप्राय होता है टोटल उत्पाद, टोटल सेवा का मौद्रिक मूल्य। सिंपल ध्यान में रखना है, चाहे वह घरेलू हो या राष्ट्रीय हो, उससे विशेष मतलब नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अभिप्राय होता है वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, जो उत्पादित हुआ सबका कुल मूल्य, सकल हो गया। नेट, कुल मूल्य में से जो उसके दौरान, किसी चीज के उत्पादन के दौरान जो हम जब उत्पादन करते हैं तो कारखाना या फिर मशीन या फिर परिवहन जिसका हम उपयोग करते हैं उसमें कुछ घिसावट आती है, कमी आती है, नुकसान होता है, तो इस नुकसान को हम मुद्रा ह्रास कहते हैं, डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन, मुद्रा ह्रास। मुद्रा ह्रास को जब आप घटा दीजिए, मुद्रा ह्रास को घटा दीजिए, किससे? सकल उत्पाद में से। सकल उत्पाद में से मुद्रा ह्रास को घटा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा शुद्ध उत्पाद, और इसी शुद्ध को हम लोग कहते हैं नेट। अब हमें इसी को समझना है, हम बारी बारी से फिर से इसके बारे में देखते हैं। जीडीपी किसे कहेंगे, एनडीपी किसे कहेंगे, हमें ध्यान में रखना है। आय के स्रोत हमारे क्या क्या होते हैं, और आय के लिए हमें उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन किसका करना पड़ेगा? वस्तु का उत्पादन कीजिए या सेवाओं का उत्पादन कीजिए, यानी वस्तु को बेचिए या सेवा को बेचिए, आय प्राप्त कीजिए। अब हम, पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में कहेंगे हम सकल घरेलू उत्पाद।
कहेंगे कि इसको किसी खास वर्ष, एक वर्ष में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, किसी आर्थिक क्षेत्र में पूरा जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके पूरे मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान में रखना है, इसमें जो उत्पादन की प्रक्रिया में जो निवेश होता है या उत्पादन की प्रक्रिया में जो ह्रास होता है, इससे इसका रिश्ता नहीं होता है। यह केवल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बताता है। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद करना क्या है एनडीपी में, ध्यान में रखना है, एनडीपी बराबर जीडीपी घटे मुद्रा ह्रास, डिप्रेशिएशन। परिभाषा इसे देखिए, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में से क्या हमको घटाना है, मुद्रा ह्रास। यानी कहने का मुद्रा ह्रास का हमने बताया, मुद्रा ह्रास का आशय होता है उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन में जिनका हमने इस्तेमाल किया है, उपकरण का, सिस्टम का, कारखाने का, यंत्र का, जिसका भी इस्तेमाल किया है, उसमें जो खामी आई है, कमी आई है, उसमें नुकसान हुआ है, टूट फूट हुई है, ये सब जो हुआ है इसी को मुद्रा ह्रास कहते हैं। तो उसको घटा के तब जो बच गया वह आपका हो गया सकल घरेलू उत्पाद। अब मान लेते हैं कि किसी उत्पादन से, वस्तु के उत्पादन से हमें 1200 रुपया प्राप्त होता है, और अगर ऐसा हुआ है कि उसमें जीडीपी हो गया सीधा 1200, लेकिन अगर ऐसा है कि इस प्रक्रिया में 300 या 400 रुपए के सामान की खराबी हो गई है, तो उससे शुद्ध आय पूछा जाए तो 1200 में से 400 घटा करके बच गया 800, ये उसका शुद्ध आय हो जाता है। एनडीपी शून्य हो सकता है अगर, यानी यदि डिप्रेशिएशन शून्य हो तो जीडीपी और एनडीपी समान होता है। तो ध्यान में रखना है, जीडीपी और एनडीपी में जीडीपी सदैव एनडीपी से बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी ध्यान, जीडीपी ग्रेटर इक्वल एनडीपी। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति जो होती है मुद्रा ह्रास से घट जाता है। अगर मुद्रा ह्रास शून्य है, कोई नुकसान नहीं है, तो उस स्थिति में जो है जीडीपी को हम कहेंगे कि वह एनडीपी के बराबर है। तो ये था हमारा घरेलू उत्पाद क्षेत्र। राष्ट्रीय उत्पाद में बस केवल राष्ट्र के लिए टर्म्स आते हैं। घरेलू उत्पाद में क्या होता है कि हम किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के लिए आते हैं। अब राष्ट्रीय उत्पाद में आते हैं हम जीएनपी। थोड़ा सा समझिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी जीएनपी से किस मामले में भिन्न है, इसे समझने की कोशिश करनी है। जीडीपी में जोड़िए क्या, प्लस कीजिए, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस ऐसे भारतीय जो विदेश में रह रहे एनआरआई इंडियन, उनके द्वारा जो उनकी सेवाएं या उनके उत्पादन से जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा भारत को, उसको जोड़ देना है। यानी किसी भी देश के लिए, हम भारत की बात इसलिए किया क्योंकि हम भारत के हैं और राष्ट्रीय आय की बात भी अगर हो रही है तो भारत के उद्देश्य से की जा रही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। अब थोड़ा सा आइए, जीडीपी समझ चुके हैं कि टोटल उत्पाद। अब इसमें भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं, अवश्य भारतीय जो विदेश में रहते हैं, उनके द्वारा जो सेवाओं से, उत्पाद से जो मौद्रिक मूल्य अर्जित किया जाता है उसको जोड़िए। यानी इसमें हमारा करना क्या है कि विदेशी प्राप्त विद्या, मतलब इसको हमको जोड़ देना है। यानी इनकम, किसका इनकम जोड़ देना है, इनकम अर्न बाय इंडियन इन फॉरेन। माइनस करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत में विदेश वाले लोग रहते होंगे, किसी फॉर्म में काम कर रहे होंगे, तो जीडीपी में तो उनका जो कुल उत्पाद जो हुआ है, कुल
उसमें तो उनके भी द्वारा किए गए श्रम या उनके जो उत्पाद हैं या सेवाएं वो भी सम्मिलित है, लेकिन उनका पैसा विदेश चला जाता है, उनका जो मौद्रिक उनकी जो सेवाओं से जो उनको प्राप्त होता है वो विदेश चला जाता है। इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे किसको, तो इनकम अर्न बाय फॉरेनर इन इंडिया। ध्यान में हमें रखना है कि इंडिया वाले को जोड़ देना है और भारत में जो विदेश वाले रहते हैं उसके आय को घटा देंगे। अब इससे हमारा क्या निकल गया, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सकल घरेलू उत्पाद में विदेश में रहने वाले भारतीयों की सेवा और उत्पाद से प्राप्त आय को जोड़कर भारत में रहने वाले विदेशियों की सेवा और उत्पाद की मौद्रिक मूल्य को घटा देने से प्राप्त जो आय है इसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय, जीएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय आय। हम अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, इनकम अर्न बाय इंडियन इन फॉरेन, इसको एक्स्ट्रा इनकम मानते हैं, यानी इसको एक्स मानते हैं और इसको एम मानते हैं। तो वैसे भी लिख सकते हैं हम जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, तो भारतीयों के द्वारा बाहर में कमाया गया है। एम क्या है, तो विदेशियों के द्वारा भारत में कमाया गया आय है, घटा दिया गया है। अब इसके लिए एक इकोनॉमिक्स में टर्म इस्तेमाल होता है जो हमें ध्यान में रखना है, एक्स माइनस एम के, अर्थात कि इनकम अर्न बाय इंडियन इन फॉरेन माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर इन इंडिया। इसको हटा मतलब दोनों यानी एक्स माइनस एम को कहा जाता है एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड NFIA कहते किसको है, अर्थात कि भारतीय के द्वारा विदेश में अर्जित और विदेशी के द्वारा भारत में अर्जित के जो बीच का अंतर होता है, फासला होता है, वो कहलाता है नेट फैक्टर। अब इस तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि GNP बराबर हो जाएगा GDP प्लस NFIA। लेकिन NFIA का जो प्रकृति है ये दोनों चिन्ह ले सकता है, प्लस भी और माइनस भी। ये डिपेंड करेगा किस पर, विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं वो ज्यादा भारत को सेवा मतलब कि मौद्रिक मूल्य दे रहे हैं, यानी उनकी सेवा और उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य अधिक है, या भारत में जो विदेशी रह रहे हैं इनके द्वारा। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि भारतीय विदेश से में जो कर रहे हैं इनकी सेवाएं, इनके उत्पाद के मौद्रिक मूल्य विदेशियों के भारत में की गई सेवा और उत्पाद के मौद्रिक मूल्य से, यानी वस्तु के सेवा का उत्पादन कर रहे हो उनके मौद्रिक मूल्य से यदि ज्यादा हो तो उस समय जीएनपी की प्रकृति हो जाती है सकारात्मक। हम इसे कहेंगे कि पॉजिटिव है, अर्थात जीएनपी की जो टेंडेंसी होती है, जीएनपी की यह दो होती है। देखा टेंडेंसी क्या है, दो, सकारात्मक नकारात्मक। अब जरा सा सोच लीजिए, सकारात्मक में क्या होगा, तो जीएनपी, सकारात्मक में जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी। और ऐसा कब हो, तो जब ये पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव कब हो, जब x ग्रेटर देन m हो। अर्थात कि इंडियन के द्वारा फॉरेन में कमाया गया संपदा, यानी उनके द्वारा जो सेवाएं उत्पादित की गई है, वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ है, या दूसरे शब्दों में सीधा यह कह लें कि उनके द्वारा जो भारत में भेजा जाने वाला आय है वह ज्यादा है
भारत में रह रहे विदेशियों के द्वारा भारत की से लेकर अपने देश में जो भेजे जाने से ज्यादा है, तो हम उस समय कहेंगे कि जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी, तो कहेंगे सकारात्मक है, पॉजिटिव प्रवृत्ति है। नकारात्मक कब हो जाएगा, तो उसमें जीएनपी लेस देन जीडीपी। अब ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा जो बाजार है यानी थोड़ा सा असंतुलित हो रहा है, यानी विदेशी बाजार के साथ असंतुलन होगा। क्यों चाहते हम यह है कि हमारा रिश्ता ऐसा हो जो हमारे लिए फायदा पहुंचाए, और उस स्थिति में हमारे पास यानी ये वृत्ति बताता है कि भारत से विदेशी लोग पैसा ज्यादा कमाकर विदेश भेज रहे हैं। ये बताता है कि तुलनात्मक भारतीय विदेश में ज्यादा पैसा अर्न कर भारत को दे रहे हैं। तो ये था हमारा जीएनपी। हमने कहा जीएनपी में एक्स क्या है, एक्स है इंडियन के द्वारा फॉरेन में कमाया गया, इंडियन इन फॉरेन, इंडियन इन फॉरेन, और इसमें क्या फॉरेनर इन इंडिया। तो एच को हमको लिखना है आई इन एफ और एफ इन आई, और दोनों मिला करके हो गया एन एफ आई ए। ये था इसका। अब फिर एन एन पी आ जाए, एन एन पी क्या हो जाएगा, एन एन पी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बस परिभाषा इससे याद कीजिए, इसको ध्यान में रखें। जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किए थे तो क्या था, जीडीपी में से जो मुद्रा ह्रास हुआ था अर्थात डिप्रिसिएशन को माइनस किए थे, तो एनएनपी में क्या करेंगे हम, एनएनपी बराबर हम लिखेंगे जीएनपी घटे डिप्रिसिएशन यानी मुद्रा ह्रास। सीधा ध्यान रखना है, शुद्ध निकालने के लिए क्या है, सकल मेषी मुद्रा ह्रास घटा। ध्यान में रखना है, शुद्ध निकालना है, कैसे निकालना है, सकल माइनस मुद्रा ह्रास, चाहे अब जिसका शुद्ध हो। सकल में से मुद्रा ह्रास घटा देने से हमको प्राप्त हो जाएगा जीएनपी। सामान्यतः राष्ट्रीय आय एनएनपी में ही राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की जो व्यक्त करने की ये जो 4 इकाइयां हैं, इनमें सबसे सटीक सबसे सही विश्लेषण जिस इकाई से होता है वह है एनएनपी। एक नंबर फिर से जीडीपी, किसी भौगोलिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी कहलाता है। उसमें से जब हम मुद्रा ह्रास को घटा देते हैं तो कहलाता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीडीपी में विदेश में रह रहे भारतीयों की आय को जोड़ दिया जाए और भारत में रह रहे विदेशियों की आय को घटा दिया जाए तो होता है जीएनपी, और जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो होता है एनएनपी। तब जरा सा देख लें कि हम इसको एनएनपी को कैसे ये भी लिख सकते हैं, जीएनपी घटे डिप्रिसिएशन कहें, और जीएनपी को कैसे करेंगे तो जीडीपी प्लस एनएफआईए घटे लिख सकते हैं क्या, डिप्रिसिएशन मुद्रा ह्रास। इसको अगर हम इधर ले आए जीडीपी घटे डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, जीडीपी घटे डिप्रिसिएशन यानी जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हो जाता है एनडीपी। इन इसको हम ये भी लिख सकते हैं एनडीपी प्लस एनएफआईए। क्वेश्चन कई बार पूछता है क्या होता है एनडीपी प्लस एनएफआईए, तो एनडीपी प्लस एनएफआईए बराबर होता है हमारा एनएनपी। तो एनएनपी बराबर ये भी हो सकता है, एनएनपी बराबर ये भी हो सकता है, एनएनपी बराबर ये भी हो सकता है, एनएनपी बराबर ये भी हो सकता है। यानी एनएनपी के बारे में सिंपल ध्यान रखना है कि जो नेट डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डिप्रिसिएशन को हटा देना है। और जीएनपी में सम्मिलित क्या क्या होता है, तो जीएनपी में सम्मिलित क्या होता है ये ध्यान रखना है हमको,
जीडीपी प्लस आई इन एफ कहें माइनस एफ इन आई, शॉर्टकट ऐसे याद रखें। चलिए, ये था हमारा राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने की इकाई। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय के बाद आता है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के बाद हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्र की दशा, राष्ट्र की दिशा, इसके बारे में जो ज्यादातर जानकारी होती है, राष्ट्र समृद्ध है, राष्ट्र किस रूप में है, तो उसके राष्ट्रीय आय से तो एक पता चल गया। और दूसरा जो तय निश्चित करता है वो है प्रति व्यक्ति आय से, यानी प्रति व्यक्ति आय से स्पष्ट होगा। था और ही मानक है जिससे राष्ट्र को विकसित, समृद्ध, विकासशील या विकसित देशों की श्रेणी में बांटा जाता है। फिलहाल हम केवल यह समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कहते किसको है। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, उसकी राष्ट्रीय आय में जो जनसंख्या उस देश की है, कुल जनसंख्या से भाग देने पर, समझिए ना, प्रति व्यक्ति आय, इनकम पर कैपिटा। अब है क्या कि प्रति व्यक्ति कैसे निकालेंगे? एक व्यक्ति के हिस्से में जो राष्ट्र का आय का बने मिलेगा वो कहलाएगा प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति के हिस्से में लाने के लिए क्या है? जनसंख्या से भाग दीजिए। तो हमसे अगर पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इनकम पर कैपिटा किसे बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अब इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय आय के क्षेत्र, यानी जो हमें ये मिलता है राष्ट्रीय आय। हमने कहा, जिक्र किया, दो तरीके से, दो कारकों से हमें प्राप्त होता है, वस्तु से, सेवा से, दोनों के उत्पादन से प्राप्त होता है। ये वस्तु और सेवा का उत्पादन को क्षेत्र क्या क्या है, उसके आधार पर, यानी जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के जो क्षेत्र हैं जो हमें राष्ट्रीय आय प्रदान करते हैं, उसे हम 3 वर्ग में वर्गीकृत किया करते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र में उसे 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? ये वैसे क्षेत्र हैं, इनके अंतर्गत वही सब क्षेत्र आते हैं जो सीधे प्रकृति से प्रदत्त है, यानी जो प्रकृति संसाधन हमें जो मिला है ईश्वर से, कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, दूध पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, कोयला निकालते हैं, मतलब हमारा जो खनिज संसाधन है, बागवानी है, मुर्गी पालन है, तमाम जो हमें प्रकृति से मिलता है, लकड़ी है, ये सारे जो प्रकृति संसाधन है, एक दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संसाधन को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये प्रकृति से हमें मिलता है सीधे तौर पर, बगैर किसी तरीके के उसका रूप में कोई बिना परिवर्तन किए हुए हम उसका जो उपयोग करते हैं वो कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान में रखना है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो मूल रूप से आते हैं कृषि क्षेत्र, मछली पालन, दुग्ध पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मुर्गी पालन आदि। इसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। हो यह सकता है कि द्वितीयक क्षेत्र के कच्चा माल की आपूर्ति किसी कल कारखाने को चलाने के लिए, जैसे आप मान के चले चीनी उद्योग, ईख की खेती, प्राथमिक क्षेत्र। ईख के बाद ईख से चीनी का निर्माण, अब चीनी बना, चीनी का ईख हमने सप्लाई किया, तो कच्चा माल तो मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र से, लेकिन चीनी का जो निर्माण हुआ वो हमारा आएगा द्वितीय क्षेत्र से, जो कि औद्योगिक इकाइयों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रखना, इसमें औद्योगिक इकाइयां जितनी भी है वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक इकाइयां द्वितीय क्षेत्र में, कारखाना उत्पादन, यानी कारखाना से जो उत्पाद जितने प्राप्त होंगे वह, यानी इससे कारखाना उत्पादक संस्थाएं विनिर्माण के लिए हैं। विनिर्माण को थोड़ा समझ रहे हम, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हवाई जहाज बनता है, हवाई जहाज के लिए हम चद्दर जो उसके होते हैं वो ड्यूरेलुमीन के बने होते हैं। तो ये ड्यूरेलुमीन पहले कहीं अलग बनाए जाते हैं मिश्र धातु के रूप में, धातुओं से मिश्र धातु का निर्माण, और अब वो मिश्र धातु को लाया गया और उसको बनाया गया किसमें, यानी कि कहने का अभिप्राय है कि यह उद्योग
और उद्योग का दूसरा स्तर है। पहले लोहा निकालो और उत्पादित लोहा का किसी दूसरे क्षेत्र में करना। अब उस लोहा से अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल करते तो वो कहलाएगा हमारा विनिर्माण। तो ऐसे उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। गैस एवं जल आपूर्ति भी इसके अंतर्गत आएंगे और बिजली का जो उत्पादन होता है यह भी इसके अंतर्गत ही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। तो एक बार अगर हमें केवल याद करना हो तो प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा के क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। सेवा के क्षेत्र में वित्त आते हैं, बीमा आते हैं, बैंकिंग आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, कोचिंग चलाना होता है, हॉस्पिटल चलाना होता है, भंडारण का अभिप्राय जितने भी भंडारगिरी है, गेहूं का भंडार हो, चाहे कोल्ड स्टोर हो, चाहे किसी तरीके का भंडारण की क्रिया हो, ये सारा इसके अंतर्गत आएंगे। होटल रेस्टोरेंट सारे आ जाएंगे आपको। होटल रेस्टोरेंट आपको सेवा प्रदान करते हैं और सेवाओं से उनकी आय होती है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है हमारा जो आय है वस्तु और सेवा के उत्पादन से जो हम आय प्राप्त करते हैं उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। अब 3 क्षेत्र में किसी देश की राष्ट्रीय आय का अधिकतर हिस्सा किस पर निर्भर करता है, इससे तय करता होता है कि वह देश की वृद्धि क्या है। जिस देश में राष्ट्रीय आय का अधिकतम हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र से आए, राष्ट्रीय आय का अधिकतम हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र से आए, तो हम कहेंगे कि यह विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। ध्यान में रखना है, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में आय के ज्यादातर योगदान, आय का जो राष्ट्रीय आय में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा होता है। प्राथमिक क्षेत्र पर जैसे जैसे निर्भरता कमती जाए और तृतीय क्षेत्र में बढ़ती जाए, विकसित जो है, विकसित विकासशील से विकसित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तृतीय क्षेत्र की यानी सेवाओं की भूमिका अगर बढ़ जाए तो तृतीय क्षेत्र की द्वितीय क्षेत्र में की हो कहलाएगी। और जिसमें बहुत ज्यादा हो जाए तो महाशक्ति होते हैं, आर्थिक महाशक्ति कहलाते हैं। तो ध्यान में रखना है, एक विकासशील देश विकसित देश की ओर अग्रसित है, इसका अभिप्राय है कि उसमें उसकी राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे 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 कम हो रहा है और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की अर्थात सेवाओं से, औद्योगिक क्षेत्र से राष्ट्रीय आय अधिक मिल रहा है। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसका सबसे बड़ा क्षेत्र था कृषि। कृषि पर ही भारत निर्भर था पूरी तरह से। भारत की समस्त आबादी का 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी आजादी के समय में, और उसके बाद धीरे 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 कृषि पर निर्भरता घटी है। तो भारत विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसित है। आगे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि राष्ट्रीय आय का आकलन किन विधियों से किया जाता है। ये था हमारा राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने की इकाई प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के क्षेत्र। बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो में हम आएंगे राष्ट्रीय आय आकलन करने की विधि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।